तो जैसा कि मैं कह रही थी कि कल हम लोगों ने जो चाइल्ड और मदर हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उन्हें कवर किया था, और साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम्स थे उनको कवर किया था। तो आज हम लोग पहले इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं जो कि इंडिया में रन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले प्रोग्राम है UIP यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसकी जो लॉन्च डेट है वो 1985 है। जितने भी प्रोग्राम से रिलेटेड नोट्स हैं वो मैंने मोस्ट ऑफ द नोट्स जो हैं वो व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए हैं, तो आप लोग वो नोट्स देखते रहिएगा, उन्हें पढ़ते रहिएगा। इसके साथ ही साथ जो गूगल है उस पर आप लोग जैसे सर्च कर सकते हैं कि जो भी प्रोग्राम आपको पढ़ना हो उसको सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस पर आ जाती है। या स्लाइड शेयर भी एक ऑप्शन होता है, प्रोग्राम या कुछ भी लिख के आप आगे स्लाइड शेयर कर दें तो वहाँ पे भी छोटे छोटे पॉइंट्स में प्रोग्राम या कोई भी टॉपिक जो है वो उससे रिलेटेड नोट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की। ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब 1985 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये किसकी मेमोरी में लॉन्च किया गया था, ये लेट श्रीमती इंदिरा गांधी की मेमोरी में लॉन्च हुआ था ये प्रोग्राम। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का जो पर्पस था वो क्या था, इम्यूनाइजेशन कवरेज जो बच्चे हैं उनमें जो 6 डेडली डिजीजेस थी जिसकी वजह जो कि क्या है जिनकी वजह से जो न्यूनेट्स हैं या जो इन्फेंट्स हैं या जो अंडर 5 ईयर एज की जो चिल्ड्रंस हैं उनकी क्या डेथ होती थी। तो इस तरीके की जो ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं, उनकी वजह से जो डेथ्स हो रही हैं उसको रोकना। ठीक है, तो क्या था कि प्रॉपर इम्यूनाइजेशन अगर हम बच्चों को देंगे तो ये जो डेथ्स हैं इनको रोका जा सकता है। यही इसके लिए क्या था, मेन एम था कि इम्यूनाइजेशन कवरेज जो है वो पूरी कंट्री में जो अंडर 5 ईयर एज ओल्ड के जो बच्चे हैं उन तक क्या है ये इम्यूनाइजेशन कवरेज करना। ठीक, इसमें बच्चों के साथ साथ मदर के लिए भी था, उनके लिए क्या था, टिटनेस का TT इंजेक्शन जो है वो मदर को दिया जाएगा ताकि उन्हें क्या है जो डिलीवरी के टाइम पे जो टिटनेस की वजह से अगर उनकी डेथ जो है उसको क्या है प्रिवेंट किया जा सके। तो इसका शेड्यूल क्या था, पहले विमेन की बात कर ले तो विमेन के लिए क्या था, 2 टिटनेस के टीके जो हैं वो लगवाने थे ड्यूरिंग 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। ये जो टीके हैं ये सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में लगाए जा सकते हैं, और इन दोनों टीकों के बीच में क्या है 1 मंथ का गैप होना चाहिए। तो अगर जैसे 4 मंथ पे फर्स्ट डोज ऑफ TT देते हैं तो फिर क्या है उसके 1 महीने के बाद यानी कि 5th मंथ में सेकंड डोज ऑफ TT देंगे, या फिर 5th में दें तो 6th में सेकंड देंगे। इसमें था ये कि डिलीवरी से कम 1 महीना पहले जो है वो सेकंड डोज क्या है दी जा सके। ठीक है, ये इसका मतलब जो है प्रायोरिटी थी। अगर नहीं मिली है तो आप 9 मंथ में भी लगवाएंगे। ठीक है, बट अगर अच्छा है, पूरा ANC प्रॉपर फॉलो कर रही है पेशेंट, तो उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद और डिलीवरी से 1 महीने पहले के बीच में हम लोग TT की क्या है 2 डोजेस देंगे 1 मंथ के इंटरवल पे। ठीक, इसके बाद अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए क्या है बर्थ पे डोजेस थी किस किस की, BCG पे यानी बर्थ पे एट बर्थ 3 वैक्सीन्स दी जाएंगी। कौन कौन सी, OPV इसकी 0 डोज थी इसकी, BCG और हेपेटाइटिस B। ठीक है, इसके बाद फिर 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पे क्या है DPT की डोज दी जाएगी। DPT क्या था, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, और साथ में क्या OPV दिया जाएगा। ठीक, फिर इसके अभी क्या है यही DPT जो इसे क्या पेंटावेलेंट वैक्सीन में ये क्या है चेंज हो गया है। ठीक, इसमें क्या है साथ में क्या हिब ऐड हो गया है यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B। ठीक है, और हेपेटाइटिस। तो अब ये DPT जो पहले 3 वैक्सीन थी उसी को क्या पेंटावेलेंट कर दिया गया है। ठीक है, फिर 9 महीने पे क्या है मीजल्स की वैक्सीन दी जाएगी 9 से 12 महीने के बीच में। ठीक है, और जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस है उसका भी नया एडिशन किया गया, ये भी क्या है 9 से 12 महीने के बीच में दी जाएगी। अर्लियर ये नहीं था, जो मीजल्स है उसकी वैक्सीन क्या है 9 से 12 महीने में इसे देने का था। और इसके मीजल्स की वैक्सीन के साथ में क्या है जो विटामिन A प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम भी कल हम लोगों ने पढ़ा था, जो विटामिन A की डोज जो है फर्स्ट डोज है वो भी क्या बच्चे को दी जाएगी, जो कि कितनी थी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ठीक, और जो नया एडिशन है जापानीज इंसेफ्लाइटिस का वो भी क्या है 9 से 12 महीने के बीच में है। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक और नया एडिशन इसमें हुआ है रोटा वायरस का। देखो ये जो नए एडिशन है अगर ये याद करके बता सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं बता सकते हो तो सिंपल अपना याद रखना है कि OPV, BCG, हेपेटाइटिस B बर्थ पे दे रहे हैं। इसके बाद DPT जो है वो 1.5, 2.5, 3.5 महीने पे देते हैं, और इसके साथ में क्या OPV दी जाती है। 9 महीने पे क्या होता है मीजल्स दिया जाता है। ठीक है, तो जो अगर याद कर सकते हैं, आपको ध्यान है तो आप बता सकते हैं कि इसमें नए एडिशन में जापानीज इंसेफ्लाइटिस जो है उसको क्या है 9 से 12 महीने के बीच में वो दी जाती है, और इसके साथ ही साथ क्या रोटा वायरस जो है उसको भी एडिशन इसमें किया गया है। ये भी क्या है 6, 10 और 14 हफ्ते पे, ये भी मतलब वही 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पे क्या है इसका भी वैक्सीन दी जाती है। ये क्या ओरल ड्रॉप्स दी जाती हैं इसकी।
जैसे पोलियो की ओपीवी ओरल ड्रॉप्स होता है, उसी तरह रोटा वायरस के भी क्या होता है, ओरल ड्रॉप्स होता है। 5 ड्रॉप्स जो है, जैसे पल्स पोलियो के लिए क्या होता है 2 बूंद 2 ड्रॉप्स दी जाती हैं, उसी तरीके से रोटा वायरस के लिए क्या है 5 ड्रॉप्स दी जाती हैं। ठीक है। फिर मीजल्स के बाद इसके बाद डीपीटी बूस्टर की अगर बात करें तो 16 से 24 महीने के बीच में क्या है डीपीटी का बूस्टर डोज देते हैं। ठीक है। और मीजल्स का जो बूस्टर डोज है वो भी 16 से 24 महीने, मतलब डीपीटी का, मीजल्स का और ओपीवी का, तीनों का बूस्टर डोज क्या है 16 से 24 महीने के बीच में देंगे। ठीक। और अगर आप जापानीज इंसेफेलाइटिस बता रहे हैं तो जापानीज इंसेफेलाइटिस का भी 16 से 24 महीने के बीच में क्या जापानीज इंसेफेलाइटिस का बूस्टर डोज देंगे। और विटामिन ए की डोज वही रहेगी कि फर्स्ट डोज क्या 9 महीने पे, सेकंड डोज जो है वो 18 महीने पे, और उसके बाद हर 6-6 महीने पे क्या अप टू 5 ईयर ऑफ एज तक हम लोग विटामिन ए की प्रोफाइलैक्सिस डोज देते रहेंगे। ठीक है। डीपीटी की सेकेंड बूस्टर डोज जो है वो 5 से 6 साल के बीच में दी जाती है, और जो टीटी है बच्चों को वो 10 से 16 साल की एज पे दिया जाएगा। ठीक है। यानी बर्थ डोज क्या हो गई, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और ओपीवी। फिर 1.5, 2.5, 3.5 महीने पे डीपीटी देते हैं। अभी जो नया है उसमें क्या पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है। ठीक है। इसके साथ क्या कहते हैं 9 महीने पे मीजल्स, और उसके साथ में क्या विटामिन ए देते हैं। नए एडिशन के अकॉर्डिंग जो रोटा वायरस है उसकी भी 1.5, 2.5, 3.5 महीने पे ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। ठीक। और जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस है वो मीजल्स की ही तरह 9 से लेकर 12 महीने के बीच में उसकी वैक्सीन दी जाती है। ठीक। इसके बाद अगर इनके बूस्टर डोज की बात करें तो डीपीटी, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, मीजल्स, ओपीवी और क्या कहते हैं इनकी जो बूस्टर डोज है वो क्या है 16 से 24 महीने के बीच में दी जाती है। ठीक। विटामिन ए 9 महीने पे, फिर सेकंड डोज 18 महीने पे, और इसके बाद हर 6-6 महीने पे क्या होता है हमें इसकी प्रोफाइलैक्टिक डोज देते रहना है अप टू 5 ईयर ऑफ एज। डीपीटी की सेकंड बूस्टर डोज 5 से 6 महीने के बीच में, 5 से 6 साल की एज में दी जाती है। ठीक। और टीटी जो है वो क्या है 10 और 16 ईयर की एज पे दिया जाता है, टीटी यानी टिटनेस टॉक्सॉइड। और जो विमेन इसमें थी, विमेन को क्या है एएनसी के टाइम पे सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 2 डोजेस टिटनेस टॉक्सॉइड के देने हैं विद 1 मंथ इंटरवल दोनों डोजेस के बीच में। ठीक है। तो ये क्या था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक। इसी को अभी जो इसको मतलब क्या कहते हैं, पेंटावेलेंट में कौन कौन आता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, हिब जिसे बोलते हैं, और हेपेटाइटिस बी। ठीक है। अब इसी को क्या है ये प्रोग्राम जो है ये 1985 से रन कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या है आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें क्या है इम्यूनाइजेशन कवरेज नहीं हो पा रहा था। ठीक है। तो इसके कुछ कारण हैं कि इम्यूनाइजेशन कवरेज क्या है नहीं हो पा रहा था। एक तो क्या है कुछ भ्रामक चीज़ें जैसे होता है ना, मिसकंसेप्शन जैसे होते हैं कि पोलियो की वैक्सीन को रिलेटेड था कि पोलियो की वैक्सीन पिलाने से क्या जो पोटेंसी है मेल्स की वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। ये इस तरीके के जो मिसकंसेप्शन थे। दूसरा क्या है जो पेरेंट्स हैं वो जो कम पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो उतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे लोग इस चीज़ से रिलेटेड कि इम्यूनाइजेशन से कितना बेनिफिट है और किस तरीके से बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है। फिर जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं उनमें भी क्या है कुछ जो वर्किंग है उनमें भी अवेयरनेस की कमी थी, वो अपने मतलब उनके पास प्रॉपर टाइम नहीं था या वो अपने बच्चों को प्रॉपरली इम्यूनाइज नहीं करा पा रहे थे। ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ कॉजेज थे, मतलब प्रॉपर अवेयरनेस नहीं थी इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड। इस वजह से क्या है जो इम्यूनाइजेशन कवरेज का टारगेट रखा गया था वो क्या पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक। तो इसी को देखते हुए जो मिशन इंद्रधनुष है, ठीक है, उसको क्या है लॉन्च किया गया था। ठीक। अब मिशन इंद्रधनुष में 7 रंग है, सबको पता है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसी की वजह से क्या है इसमें 7 बीमारियां जो है पहले रखी गई थी। फिर मिशन 2.0 जो है वो 2019 में फिर लॉन्च किया गया। ठीक है। उसमें क्या है 2 नई उनका एडिशन किया गया, और करेंटली मिशन 4.0 चल रहा है, और इसमें क्या है 12 जो बीमारियां हैं उनके अगेंस्ट में क्या वैक्सीनेशन जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है। ये 12 बीमारियां कौन कौन सी हैं? पहला तो डीपीटी वही सेम है जो 6 उसमें थी वो है, यानी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, मैं बोल देती हूँ आप लोग लिख लीजिए अगर लिखना हो किसी को, वैसे तो मैंने शेयर भी किया हुआ है नोट्स। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, पोलियो, टीबी, मेनिंजाइटिस, टीबी, मेनिंजाइटिस, निमोनिया,
डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी इन्फेक्शन, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी सिर्फ बोल दीजिए, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, जापानीज इंसेफेलाइटिस, रोटा वायरस वैक्सीन, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, मीजल्स रुबेला वैक्सीन, मीजल्स रुबेला वैक्सीन। ठीक है, इसमें से जैसे जापानीज इंसेफेलाइटिस की जो वैक्सीन है, ठीक है, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वाली है, ये क्या है कुछ सेलेक्टिव एरियाज में चल रही है, जैसे सेलेक्टिव डिस्ट्रिक्ट है या सेलेक्टिव स्टेट्स है जहां पे क्या है ज्यादा प्रेवलेंट है। जैसे जापानीज इंसेफेलाइटिस यूपी में कहां पे ज्यादा प्रेवलेंट है? गोरखपुर या तराई क्षेत्र जो बोलते हैं ना, तराई बेल्ट जो होता है, तराई क्षेत्र जो है वहां पे क्या है, इसमें कि क्या गोरखपुर आता है, तो गोरखपुर में ये प्रिवलेंट है। अगर आप में से कोई भी गोरखपुर का हो और इंटरव्यू देने जा रहा हो तो वो एक बार जापानीज इंसेफेलाइटिस क्या है और उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख ले, ठीक है, क्योंकि कभी कभी जब अगर बाई चांस ये डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है और आप बताते हैं अगर कि हम गोरखपुर के हैं, तो फिर वो वहां से पूछते हैं कि वहां पे एक बीमारी थी जो आज से 3-4 साल पहले हर साल जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है उनकी डेथ होती थी, जिसे अभी काफी हद तक क्या है कवर कर लिया गया, तो वो कौन सी बीमारी थी, ठीक है, तो सबको पता है जापानीज इंसेफेलाइटिस थी। तो मतलब अगर कोई गोरखपुर का है तो वो एक बार जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। ठीक, तो ये क्या है, जी बॉस। डॉक्टर साहब, जेई और मेनिंजाइटिस में डिफरेंस क्या है? बॉस जैसे मेनिंजाइटिस, जेई जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड मेनिंजाइटिस। बॉस जैसे जो जापानीज इंसेफेलाइटिस है उसका जो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, ठीक है, इसका कैरियर जो होता है वो मॉस्क्यूटो होता है, जबकि मेनिंजाइटिस जो है वो क्या है नॉर्मल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे टीबी है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस भी हो सकती है, ठीक है। टीबी की वजह से क्या मेनिंजिस होती है जो ब्रेन में पाए जाते हैं, उनके इन्फेक्शन को हम लोग क्या मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है। जबकि जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है उसका जो वेक्टर है वो क्या है एक मॉस्क्यूटो होता है, ठीक है, तो वो उसकी वजह से होती है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स थे या डिफरेंट प्रोग्राम्स जो इनसे अदर प्रोग्राम्स जो हैं जो कि इंडिया में रन कर रहे हैं उनके बारे में, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मैंने कल बताया था एनआरएचएम है, ठीक है, अगर इसको भी हम लोग डिवाइड करें तो कैसे कर सकते हैं, एक तो वो प्रोग्राम्स जो कि क्या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनसे रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, और दूसरे क्या होता है ऐसे प्रोग्राम्स जिनका एम जो है वो क्या था कि जो हेल्थ सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना, ठीक है। तो ये जो एनआरएचएम है वो इसी तरीके का प्रोग्राम था, ये हेल्थ सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग से रिलेटेड प्रोग्राम था, ठीक है। इसका पर्पस क्या था, जो हेल्थ केयर से रिलेटेड डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे सब सेंटर है, सीएचसी है, पीएचसी है, या टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं, सेंटर्स हैं, तो उन सब की क्या स्ट्रेंथनिंग करना, एक जो प्रॉपर जो एक स्ट्रक्चर है हेल्थ सिस्टम का उसको क्या प्रमोट करना, ठीक है। तो इसे हम लोग इस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो अगर एनआरएचएम की बात करें तो ये क्या 2005 में लॉन्च हुआ था, एक था एनआरएचएम यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और दूसरा क्या होता है एनयूएचएम यानी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो जो गांव के लिए था वो एनआरएचएम था, जो शहरों के लिए था वो एनयूएचएम था, ठीक है। एनआरएचएम का जो और एनयूएचएम का, एनयूएचएम शहरों के लिए था, तो इसमें शहर में इसकी जो टारगेट पॉपुलेशन थी वो कौन थे, जो गरीब तबके के लोग हैं, ठीक है, जो वंचित हैं, कुपोषित हैं, इस तरीके के जो लोग हैं वो क्या है इसकी टारगेट पॉपुलेशन पे थे, ठीक है। ये क्या है 2005 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। गोल जो है एनआरएचएम की अगर गोल्स की बात करें, इसका मेन मोटिव या गोल्स क्या थे इसके, तो इसका गोल जो है वो क्या था, मैटरनल मोर्टेलिटी को और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को क्या है कम करना, ठीक है। जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं उसको क्या है हर व्यक्ति तक पहुंचाना, ठीक है। जो गांव के पिछड़े इलाके हैं, जहाँ पे गांव के सुदूर क्षेत्र हैं, जहाँ पे पब्लिक जो हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ पे भी क्या है हेल्थ फैसिलिटीज को जो प्राइमरी हेल्थ केयर है यानी जैसे जो सब सेंटर है या पीएचसी है उसको क्या वहाँ तक पहुँचाना,
ठीक है। फिर जो चाइल्ड हेल्थ है उसको प्रमोट करना, जो वाटर है यानी सेफ ड्रिंकिंग वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी करवाना, जो हाइजीन है या सैनिटेशन है उससे रिलेटेड जो भी ज़रूरी काम है उनको प्रमोट करना, यानी लोगों को अवेयर करना कि सैनिटेशन जो खुले में शौच जैसे है ना, उन सब चीज़ों को ख़त्म करवाना। टॉयलेट जो है उनका प्रॉपर गाँव में और घरों में, या फिर एक जो ब्लॉक लेवल पे क्या है एक मतलब टॉयलेट जो है उसका उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना कि हाँ सैनिटेशन कितना और हाइजीन क्या है, इसकी वजह से कितनी सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो है उनका प्रिवेंशन करना, ठीक है। यानी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से लोगों को क्या है बचाना, उनके बारे में अवेयर करना, ठीक है। पॉपुलेशन जो इंडिया की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसको क्या है कंट्रोल में करना, यानी लोगों को क्या है OCP है या जो डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनके बारे में क्या अवेयर करना, और क्यों पॉपुलेशन कंट्रोल ज़रूरी है और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है उन सब के बारे में भी क्या है जागरूक करना, ठीक। इसके साथ ही साथ जो इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, यानी कि जैसे जो आयुष, आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी और सिद्धा, सोवा, रिक्पा, इस सबको भी क्या है रिवाइटलाइज करना, यानी कि दोबारा से क्या है इनका पुनरुत्थान करना, या लोगों को इनके बारे में अवेयर कराना कि जो आयुर्वेद है, योग है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज जो है वो आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा बेटर है, तो लोगों को इनके प्रति जागरूक करना, ठीक है। ये सारे क्या है इसके एम थे या गोल थे, ठीक है, या इसका मोटिव था इस प्रोग्राम के। तो आप इनमें से कुछ भी याद कर सकते हैं, 4-5 भी अगर आप वहाँ बता देंगे तो आपका जो 3-4 मिनट का टाइम है वो निकल जाएगा वहाँ पे, ठीक। इसके साथ ही साथ ये सारी चीज़ें कैरी आउट कैसे होंगी या क्या था इसके लिए, तो जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम करना है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एंटीनेटल चेकअप्स किए जाए ना, लोगों को प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनको प्रॉपर एंटीनेटल केयर की जाए, उनका प्रॉपर काउंसलिंग की जाए कि क्या प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, बाद में उन्हें कैसे अपना ख्याल रखना है, तो प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप और पोस्टनेटल केयर प्रोवाइड करना, ठीक है। प्रॉपर इम्यूनाइजेशन जो है बच्चों को, ठीक है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल उन्हें पूरा जो चार्ट दिया जाता है ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कहीं पे भी अगर बच्चे कराते हैं तो उन्हें जो 5 साल के टीके हैं उसमें टिक और सारा सब कुछ लगाया जाता है। तो इम्यूनाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों कराना चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में क्या पूरा प्रॉपरली अवेयर करना, ठीक है। फिर लोगों को जागरूक करना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के प्रति कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब क्या, जो पब्लिक हेल्थ यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें डिलीवरीज कराने के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे गांव में जब डिलीवरी होती है तो जो बच्चों की जो नाल होती है उसको क्या है किसी भी अनस्टरलाइज्ड मटेरियल जो होता है उसका यूज़ करके चाकू से या कैंची से कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है फिर इन्फेक्शन होता है और डेथ के चांसेस रहते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अगर होगी तो इस तरीके के केसेस क्या है नहीं होंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर करना, ठीक। फिर जो कम्युनिटी लेवल वर्कर हैं, जैसे आशा का क्रिएशन क्या इसी में हुआ था कि जो एक लिंक है गवर्नमेंट और जो रूरल एरिया के जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनके बीच में क्या गैप है उसमें क्या ब्रिज का काम करना, एक लिंक का काम करना। आशा क्या लिंक की तरह होती है गांव के लोगों क्यों, और आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, एक क्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा का जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है कि वो उसी गाँव की होनी चाहिए, कम से कम 8th पास होनी चाहिए, मैरिड या फिर विडो या डिवोर्सी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस गांव का होने का कारण क्या है कि वो गांव के, और इन्हें जैसे आशा बहू कहा जाता है ना नॉर्मल लैंग्वेज में, उसी गांव की सेलेक्ट करने का कारण ये है कि लोगों को क्या उनके प्रति भरोसा होगा कि हमारे गांव के हमारे जानने वाले कोई हमारे मोहल्ले की कोई लेडी है तो वो हमारा कभी क्या बुरा नहीं चाहेंगे। तो ये क्या लिंक की तरह फिर काम करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को गांव तक पहुंचाने में, ठीक है। ये आशा इसीलिए हेल्पफुल है हमारे हेल्थ सिस्टम में, ठीक। फिर इसके बाद क्या है जो NRHM में क्या मोबाइल जी डॉक्टर साहब आपने कल ऊषा का बताया था, ऊषा के बारे में बताया था, ऊषा क्या होती है उसका फुल फॉर्म क्या जैसे होता है? आशा होती है ना उसी तरीके से अर्बन सोशल, हाँ जैसे आशा होती है ना एक क्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, वैसे वो अर्बन होती है। जैसे आशा जो है गांव के एरिया के लिए होती है, वैसे ही शहर के एरिया में जो जैसे जो झुग्गी झोपड़ी हैं, जो क्या कहते हैं कम पड़े मतलब कम इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी खराब है, इस तरीके के जो लोग हैं जो गरीब लोग हैं, ठीक है, तो उन तक जो सरकार की योजनाएं इम्यूनाइजेशन और हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचाने का जो लिंक का काम करती हैं उन्हें उषा कहते हैं। गांव के लिए आशा होती है, शहर के लिए उषा होते हैं, ठीक है। फिर इसी NRHM में क्या है मोबाइल मेडिकल यूनिट्स जो हैं इसका भी स्टैब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो अवेयरनेस लोगों तक पहुंचानी है वो भी इसमें क्या है इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो ये सारी क्या है कुछ तरीके थे जिनके थ्रू क्या है जो NRHM के गोल्स थे, यानी मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन सबको खत्म करना, ठीक है, वाटर सैनिटेशन, हाइजीन वगैरह प्रमोट करना, ठीक। तो इन सबको क्या है अचीव करना था, ठीक।
तो ये क्या है, एनआरएचएम और एनयूएचएम के बारे में, ठीक। जो एनआरएचएम है और एनयूएचएम है, या इसको हम लोग अर्बन हेल्थ मिशन थोड़ा कम फेमस है, एनआरएचएम जो है वो ज़्यादा फेमस है, ठीक है। यही क्या है, चेंज कर दिया गया नेशनल हेल्थ मिशन में, ठीक है। यानी एनआरएचएम और एनयूएचएम दोनों का क्या है, एक साथ इन्हें मिला दिया गया और फिर इन्हें किस में कन्वर्ट कर दिया गया, एनएचएम में, यानी नेशनल हेल्थ मिशन में 2013 में, ठीक। अब इसके बाद आता है दूसरा जो हेल्थ प्रोग्राम है, वो क्या है, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक। देखिए, चाहे मलेरिया हो, फाइलेरिया हो, डेंगू हो, जापानीज इंसेफेलाइटिस हो, ठीक है, या लिम्फेटिक फाइलेरियासिस हो, पहले इनके क्या अलग अलग प्रोग्राम्स चलते थे, ठीक। 2003 में क्या किया गया, इन्हें सब प्रोग्राम को एक अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंडर में कर दिया गया, जो कि क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स, ठीक है। तो आप लोग जिनकी लॉन्च डेट है वो अलग अलग याद कर लीजिए, और जो इसका कॉमन है कुछ, वो मैं एक बार में बता देती हूँ। जैसे चाहे क्या, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, ठीक है, ये सारे क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं, ठीक। तो इनमें जैसे सबका एम तो वही कॉमन होता है कि जो पर्टिकुलर डिजीज़ है वो डिजीज़ को क्या होने से रोकना, उस डिजीज़ की वजह से जो मॉर्टेलिटी हो रही है, यानी लोग मर रहे हैं, उन्हें कंट्रोल में करना, उन्हें ख़त्म करना। इसके साथ ही साथ क्या है कि जो मॉर्बिडिटी होती है इन बीमारियों की वजह से, उसको क्या है, ख़त्म करना, ठीक। अब इनको ख़त्म करने के लिए कुछ मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे कि क्या, जितनी मॉस्किटो बॉर्न यानी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, उसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, एक वेक्टर जो है हम लोग उसका खात्मा कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, जैसे एंटी लार्वल, एंटी पेस्टिसाइड्स, मेडिसिन का और ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी में क्या है, डीडीटी जो है वो उसका स्प्रे किया जाता है पॉन्ड्स में, तालाब में, जहाँ कहीं भी पानी होता है, इस तरीके से। जो नेट्स हैं, यानी कि बेड नेट्स, मच्छरदानी जिसे बोलते हैं, रात में क्या मच्छरदानी लगा के सोना, मॉस्किटो रेपेलेंट या फिर मॉस्किटो किलर्स जो है वो उनका यूज़ करना, ठीक है। लोग इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और काउंसलिंग, लोगों तक क्या है, ये बीमारी क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, उन्हें प्रॉपरली क्या है, एजुकेट करना कि कैसे ये बीमारी फैलती है, क्या क्या। जैसा कि हम लोगों ने पहले अगर याद होगा तो टीवी पे बहुत ज़्यादा ऐड भी चला करता था कि गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें, ठीक है, और क्या कहते हैं, ये बेड मच्छरदानी का प्रयोग करें, ठीक, इस तरीके के एड्स होते थे। तो प्रॉपर एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्या है, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और काउंसलिंग के थ्रू लोगों को क्या है, बीमारी के बारे में अवेयर करना, ताकि वो लोग क्या खुद ही इस तरीके के मेजर्स लें कि जैसे गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें, ठीक है, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का या मॉर्टिन है, इस तरीके का यूज़ करें। तो ये और उसके बाद क्या, उनकी काउंसलिंग करना कि अगर आपको इस तरीके के कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, फीवर आ रहा है, पेन हो रहा है, शिवरिंग हो रही है, या कुछ भी हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, बोन पेन हो रहा है, तो आपको क्या है, प्रॉपरली आके क्या अपना ट्रीटमेंट कराना है। तो ये क्या है, कुछ मेजर्स हैं जो कि अगर आपसे वो अलग अलग बाई चांस, देखो बताना वहाँ प्रोग्राम आपको ही है, अगर वो स्पेशली आपसे कुछ भी पूछ लेते हैं तो ये कुछ कॉमन ट्रिक्स हैं, मतलब कॉमन चीज़ें हैं जो सब में कॉमन है, ठीक है। क्या है, एंटी लार्वल मेजर्स लेना, एंटी पेस्टिसाइडल्स मेजर्स लेना, मॉस्किटो नेट्स जो हैं उनका यूज़ करना, मॉस्किटो रेपेलेंट्स और इन सब का प्रयोग करना, फिर इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली क्या है, लोगों को एजुकेट करना, उन तक अवेयरनेस पहुँचाना, और प्रॉपरली क्या है, काउंसलिंग करना कि वो टाइमली आके क्या है, अपना इलाज करा सकें, ठीक है। और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको क्या है, स्ट्रेंथन करना, ताकि जो ओवरलोड अगर कभी होता है किसी भी डिजीज़ का, तो उसको क्या इजीली टैकल किया जा सके, ठीक। अब इसी में जो ईयर हैं वो मैंने वैसे तो एक बार भेजे हैं, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च हुआ है। जैसे कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो क्या 1953 में लॉन्च हुआ था। सबसे पहले क्या NMCP लॉन्च हुआ था, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। फिर 58 में इसी को चेंज करके इसका नाम क्या रख दिया, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम रख दिया गया, ठीक है। इसके काफ़ी सारे अच्छे मतलब इसका बहुत बेनिफिट हुआ था, और मलेरिया जो है काफ़ी हद तक उसे क्या कंट्रोल कर लिया गया था, ठीक है। लेकिन फिर 92-93 में दोबारा एक बार आउटब्रेक हुआ, तो मलेरिया एक्शन प्लान फिर लाया गया, ठीक है। और 2003 में फिर इन सबको क्या है, चेंज करके वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर में क्या है, ला दिया गया। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, ये सभी जो प्रोग्राम्स हैं इन सबको किस में कर दिया गया, वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर में ये सब आ गए, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें दूसरे प्रोग्राम की, तो वो जैसे कल मैंने टीबी के बारे में तो थोड़ा बता भी दिया था, और इसके बारे में आज एक बार फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, ये सबसे पहले 1962 में लॉन्च हुआ था, ठीक। फिर उसके बाद डॉट्स जो है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड शॉर्ट का टर्म ट्रीटमेंट जो है वो क्या है 1992-93 में आया था, ठीक। इसी का यूज़ करके RNTCP जो है, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 97 में फिर क्या फर्दर लॉन्च किया गया, ठीक। इसका एम क्या था कि भाई टीबी जो है उसको क्या है कंट्रोल करना, जो एक वो मास प्रॉब्लम है उसको क्या है इतने हद तक कम कर देना कि वो क्या है जो मास प्रॉब्लम है वो ना रह जाए, ठीक। फिर इसके लिए क्या इसमें डॉट्स का यूज़ किया गया था। डॉट्स में क्या है, मेडिसिन आती हैं, आइसोनियाजिड है, रिफेम्पिसिन है, इथेम्ब्यूटाइल है, पायराजिनामाइड है, ठीक है। 5 मेडिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है। ये मेडिसिन जो है वो इनका इन्वॉल्व किया जाता है, यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है।
फिर इसी के साथ में क्या है, थोड़े टाइम के बाद ऐसा महसूस किया गया जो टीबी और एड्स के पेशेंट हैं, जैसे जो कॉमन पेशेंट हैं, तो उनके लिए क्या है टीबी एड्स कोलैबोरेटिव प्रोग्राम जो है वो किया गया। इसे एनएसीपी यानी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, और जो टीबी वाला प्रोग्राम चल रहा था आरएनटीसीपी, उन्होंने क्या इसको मिलके कैरी आउट किया था। ठीक है, फिर इसके बाद में अभी जो चल रहा है एम जो है वो क्या है कि 2025 तक इंडिया को क्या है टीबी मुक्त कर देना है। ठीक है, टीबी मुक्त भारत जो अभी रिसेंट का प्रोग्राम चल रहा है, इंडिया को 2025 तक टीबी मुक्त करना है। ठीक, फिर इसी तरीके से क्या है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम जो है वो 1987 में लॉन्च हुआ था, और इसमें क्या था कि एड्स की जो प्रॉब्लम है उसको क्या है क्योर करना, साथ ही मतलब एड्स की प्रॉब्लम, एड्स का हम लोग जानते हैं इलाज नहीं है, तो लोगों को क्या है अवेयर करना, ताकि जिन तरीकों से एड्स होता है, जो 4 तरीके हैं एड्स के होने के, है ना, बाई डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है एक, तो ये दूसरा क्या मदर टू बेबी होता है, तीसरा क्या अगर ब्लड का कोई कांटेक्ट होता है, ठीक है, उससे होता है। तो इस तरीके से जो एड्स है उसके क्या फैलने को रोकना, और जो एक स्टिग्मा है एड्स के साथ रिलेटेड, ये चीज़ टीबी में भी है, जो स्टिग्मा है टीबी से रिलेटेड, ठीक है, उसको क्या है दूर करना, लोगों को अवेयर करना। जो स्टिग्मा टीबी से होता है, एड्स से होता है, लेप्रोसी से होता है, तो जो पेशेंट होते हैं वो अपने आप को क्या है अकेला फील करते हैं, ठीक है, या डिप्रेशन में रहते हैं, सोसाइटी से उनका क्या बहिष्कार कर दिया जाता है। तो जो स्टिग्मा रिलेटेड है इन डिजीजेस के साथ में, उसको भी क्या है ख़त्म करना। ठीक, तो इसके ही लिए क्या एड्स का प्रोग्राम जो वो 87 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, फिर एड्स के प्रोग्राम में एम यही था कि जो इसके फैलने के तरीके हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर करके इसको फैलने से रोका जा सके। ठीक है, जो इससे स्टिग्मा रिलेटेड है उसको क्या है ख़त्म किया जा सके। इसके लिए क्या है जो टारगेट पॉपुलेशन थी, यानी कि कुछ स्टेप्स लिए गए, उन स्टेप्स में क्या आता है, देखो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के सोचोगे तो हर प्रोग्राम में लाइन टू लाइन बताना, या बिल्कुल देखो वहाँ पे कोई बुक खोल के नहीं बैठा और लाइन टू लाइन बताना जरूरी नहीं था। बात ये होती है कि आप जो बता रहे हैं वो ऑथेंटिक मतलब सही हो, ठीक हो, है ना। तो अगर जैसे आपको कुछ नहीं आता, आप थोड़ा देर सोचो, एड्स की पॉपुलेशन, एड्स किन में होने के चांसेस ज़्यादा हैं, टारगेट पॉपुलेशन इसकी क्या होगी। एक नॉर्मली क्या था, जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उनमें ये एड्स की प्रॉब्लम जो है ज़्यादा देखी जा रही थी। फिर जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, ठीक है, उनमें क्या है एड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा थी, या जिनके फिर मल्टीपल क्या है सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, उनमें क्या है एड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा थी। ठीक है, या जो ड्रग अब्यूज़ है, जो ड्रग्स लेते हैं यानी निडल्स और सिरिंज वगैरह का यूज़ करते हैं ना, तो एक वही सेम चीज़ है वो दूसरे में, ड्रग अब्यूज़र क्या करते हैं, 4-5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो सेम सिरिंज का यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा थी। चौथा क्या था, जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अगर क्या है, अब जैसे हम लोग जानते हैं कि नए एक सिरिंज, जो पहले क्या होता था, जो सिरिंज होती थी उसको बॉईल करके उसको दोबारा यूज़ कर लिया जाता था, ठीक है, बट अभी हॉस्पिटल में क्या होने लगा है कि एक पेशेंट की सिरिंज जो है वो दूसरे में नहीं यूज़ करते हैं, वो इसी चीज़ को रोकने के लिए है ना। तो हॉस्पिटल्स में अगर प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन अगर मेंटेन नहीं है तो भी क्या है ये इन्फेक्शन होने के मतलब ये फैलने का HIV एड्स जो चांसेस रहता था। तो टारगेट पॉपुलेशन क्या हो गई, ये सब हो गए। अब इसका प्रिवेंशन करने के लिए क्या था, सबसे पहले तो भाई इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, काउंसलिंग, पेशेंट जो लोग हैं उनको प्रॉपरली अवेयर करना कि एड्स क्या होता है, ये कैसे फैलता है, ठीक है, और इससे कैसे इसके बचाव के क्या है तरीके क्या हैं। ठीक, सबसे पहले हमें क्या अवेयरनेस करना, अवेयरनेस के लिए हम लोग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, जो जिनके मल्टीपल, एक क्या है कि आप मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स जो हैं उनको अवॉइड करें, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि अगर आप के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं या फिर जो प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह हैं उनमें क्या फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स था, ठीक है, इससे क्या है जो एड्स है उसका खतरा, एड्स और STD दोनों का ही खतरा क्या है कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका यूज़ करना। फिर इसके साथ ही साथ क्या है जो स्टिग्मा जो रिलेटेड है इस बीमारी के साथ में, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो क्या है जो जब इनका चेकअप कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो लोग क्या दिखाने नहीं आते अपने आप को, अगर उन्हें होता भी है तो इसे छिपाने की कोशिश करते हैं। तो जो स्टिग्मा रिलेटेड है इन बीमारियों से उन्हें क्या है दूर करना। ठीक, तो ये सारे जो मेथड्स थे वो सब क्या है इसमें लिए गए। अब इसी तरीके से अगर आगे बोलें इनके लिए क्या फिर प्रॉपर कैंप्स वगैरह का ऑर्गेनाइज किए गए, चेकअप कैंप्स होते हैं, है ना, या फिर जो ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं ना, ब्लड टेस्ट, इसमें क्या किया गया कि वॉलंटियरली अपने आप को चेकअप करवाना, स्टेप्स लिए गए कि लोग जो है वो वॉलंटियरली आके चेकअप कराएं कि कहीं उन्हें, जो टारगेट पॉपुलेशन के लोग हैं वो है ना, वो लोग आके चेकअप कराएं कि कहीं उनमें एड्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
ठीक। तो ये सब किससे रिलेटेड था? एड्स से रिलेटेड था, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम से रिलेटेड। और इसके लिए क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, जो कि एड्स के लिए डेडिकेटेड है और इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्या है वो कैरी आउट करते हैं, ठीक। फिर इसी तरीके से क्या नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम था, ठीक। ये कब लॉन्च हुआ था? 52 में लॉन्च हुआ था। स्टार्ट हुआ था 51 में, और 51, 52, कहीं कहीं 51, कहीं 52 मिलेगा आपको, ठीक। तब इसका नाम नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम नहीं था, इसका नाम क्या था? क्या नाम था नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का? उस समय इसका नाम नेशनल फैमिली प्लानिंग था, ठीक है, प्रोग्राम। तो इसके साथ में क्या बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। 52 में ही लॉन्च हुआ था। जैसे इसी में क्या था कि जो फोर्स्ड स्टरलाइजेशन या फोर्स्ड ट्यूबेक्टमी और दूसरा क्या होता है वेसेक्टमी, हाँ, फोर्स्ड वेसेक्टमी जो था मेल्स का वो कराया जा रहा था। तो इसके साथ में बहुत ज़्यादा इसका जो मेन एम था वो क्या था? इंडिया की जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना था, ठीक है। इसके लिए प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था, ठीक। लेकिन इसके साथ में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई और जो फोर्स वेसेक्टमी और इस तरीके की चीज़ें थी, इसकी वजह से इसका नाम जो 1977 में चेंज कर दिया गया और इसका क्या नाम किया गया? नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है, इसका नाम रखा गया। और इसका एम जो है फिर सिर्फ जो पॉपुलेशन है उसी को कंट्रोल करना ना रह के इसमें और भी दूसरी सारी चीज़ें इंक्लूड की गई, जैसे कि इसमें क्या पूरा फैमिली का वेलफेयर नाम से समझ में आ रहा है जैसे, ठीक है। तो इसमें क्या था? जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना। तो वो कैसे इम्प्रूव की जा सकती है? थ्रू एजुकेशन, ठीक है। लोग बच्चों को क्या एजुकेट किया जाए, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड किया जाए, विमेन वेलफेयर और उनके राइट्स के बारे में उन्हें क्या अवेयर किया जाए, जो विमेंस के राइट हैं उसके बारे में उन्हें बताया जाए और उनके वेलफेयर के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या कैरी आउट किया जाए। फिर जो शेल्टर्स हैं, जैसे जो बेघर लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं, उन्हें क्या प्रॉपर शेल्टर्स प्रोवाइड किए जाएं, ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और इस तरीके से जो भी मतलब इंसान की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है यानी जो जीवन जीने का तरीका है उसको क्या बेहतर बनाता है, वो सभी चीज़ें क्या इसमें इंक्लूड की गई, ठीक। और फिर इसमें क्या किया गया कि लोगों को क्या डिफरेंट जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनके बारे में क्या अवेयर किया गया, ठीक है। जैसे जो क्या होता है जैसे OCPs वगैरह हैं, ठीक है, या फिर फिजिकल बैरियर्स हैं जैसे कॉन्डम्स वगैरह जिसमें होते हैं, ठीक है, या फिर जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है, वेसेक्टमी है, ट्यूबेक्टमी है, ठीक है, इनके बारे में भी क्या बताया गया, ठीक। तो ये क्या था? नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम था, ठीक है। फिर इसी तरीके से क्या था? नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है। ये क्या है? ये 1955 में लॉन्च हुआ था पहले ये, ठीक है, और इसे 1983 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कर दिया गया, ठीक है। इसका भी सेम जो एड्स है, लेप्रोसी है या फिर TB है, इन सबके तरीके वही कॉमन है और स्टिग्मा जो इनसे रिलेटेड है उनको हटाना, प्रॉपरली लोगों को एजुकेट करना। जो एम होगा वो वही होगा कि लेप्रोसी को क्या है जो मास प्रॉब्लम है उससे रिड्यूस करके इसे इस लेवल पे ले आना कि ये जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है वो ना रह जाए, कोई इक्का दुक्का केसेस मिले, ठीक है। तो उसके लिए क्या था कि एक तो क्या है अवेयरनेस प्रोवाइड करना, फिर क्या है लोगों को जो इसमें मेडिसिन यूज़ होती हैं जैसे डेप्सोन वगैरह है, ये क्या है लेप्रोसी की मेडिसिन होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है ये मेडिसिन जो है वो पब्लिक हेल्थ सेंटर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उन पे क्या इनका प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना, जैसे कुष्ठ निवारण केंद्र, इन सब की भी क्या इसी के तहत स्थापना की गई थी, ठीक है। जैसे डॉट्स केंद्र मिलते हैं TB के लिए होते हैं वो है ना, वहाँ पे TB की मेडिसिन जो है उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं पेशेंट को, ठीक है। उसी तरीके से क्या जैसे डेप्सोन है, रिफेम्पिसिन है या फिर क्या ओफ्लॉक्सासिन है, इस तरीके की मेडिसिन का यूज़ करके लेप्रोसी जो है उसका क्या प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना, लोगों को अवेयर करना इसके बारे में, लोगों को जागरूक करना कि अगर उन्हें कुछ भी साइन और सिम्टम्स के बारे में बताना, अगर ऐसा कुछ लगता है तो वो लोग आके टाइमली क्या है ट्रीटमेंट लें, ठीक है। तो ये क्या नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, इसके लिए क्या बहुत सारे मोबाइल यूनिट्स को भी क्या है लॉन्च किया गया, सर्विलेंस प्रोग्राम चलाया गया कि सर्विलेंस किया जाएगा और जिन जिन लोगों के लिए ऐसा लगेगा कि इन लोगों में ये सिम्टम्स हैं या इन लोगों की बीमारी है उन्हें क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ उनका प्रॉपर क्या फॉलोअप किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम में था, जिसे बाद में नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कर दिया गया, ठीक है। फिर नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो भी क्या है, इसका एम जो है वो भी क्या था कि कैंसर का जो की वजह से जो डेथ्स हो रही हैं उनको क्या है रिड्यूस करना, ठीक। इसके लिए क्या है जो जैसे टर्शरी और जो क्वाटरनरी यानी कि जैसे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें क्या है कैंसर विंग जो है उसकी अलग से क्या स्थापना करना,
ठीक। या जो गांव के लोग हैं उनको क्या है प्रॉपर रेफरल देके ऐसी जगह पे भेजना जहाँ पे उनका क्या प्रॉपरली ट्रीटमेंट टाइमली फर्स्ट स्टेज जो होती है कैंसर पे उसी में उसकी क्या उनकी डायग्नोसिस हो सके। ठीक है, लॉन्च ये क्या है 75 में हुआ था नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम जो है। ठीक है, तो अगर आपको मैंने उस दिन भी कहा था प्रोग्राम्स में क्या है सबसे पहले आपको डेट याद कर लेनी है कि वो कब लॉन्च हुए, और अगर उनका नाम वगैरह कुछ चेंज हुआ है तो वो देख लो। इसके बाद उसका मेन एम क्या था, तो एक एम तो जो जैसा प्रोग्राम है उसे उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही उसे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इतना देख लेंगे तो आप वहाँ पे 3 से 4 मिनट जो वहाँ समय होता है ना बोलने का, वो आप किसी भी प्रोग्राम से आपसे वो कोई भी प्रोग्राम पूछेंगे, अगर आपको लॉन्च डेट पता है तो अंदर आप कुछ ना कुछ बता ही देंगे। कॉमन सी चीज़ है, अवेयरनेस प्रोवाइड करना, इसके बारे में लोगों को एजुकेट करना, लोगों को क्या है प्रमोट करना, मतलब लोगों को समझाना कि वो जो स्टिग्मा रिलेटेड है जिन भी डिजीज़ से उनसे स्टिग्मा को हटाना, और लोग खुद आगे आके क्या है इन प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, वॉलंटियरी जो एक है पार्टिसिपेशन दिखाएं। तो इस तरीके से आप वहाँ पे फिर अगर इन केस अगर आपने वो प्रोग्राम नहीं पढ़ा है तो उसमें आप अगर ये 4-5 पॉइंट्स बोलेंगे तो फिर इससे भी उसका काम चल जाएगा। वहाँ पे थोड़ा बहुत जो काम है ना वो आपका 2-3 मिनट जो है 4 मिनट जो वहाँ पे कट जाएंगे इतना बोलने में भी। ठीक है, तो ये क्या है कुछ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो वहाँ पे क्या पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में मैंने आपको क्या ये बताया है। ठीक, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। इसी में एक और प्रोग्राम आता है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस आता है। ठीक है, तो इसका भी वही है कि ब्लाइंडनेस जो है उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है कैटरैक्ट होता है, तो उसकी क्या है डायग्नोसिस करना। पहले क्या ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम चलता था, फिर बाद में इसी को क्या ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम कर दिया गया। ठीक, तो जो इसमें क्या था जो भी जिन भी बीमारियों के कारण ब्लाइंडनेस होती है उन बीमारियों का क्या प्रॉपर इलाज करना। ठीक, फिर इसके साथ में क्या था कि जो आई यूनिट्स हैं, मतलब हर हॉस्पिटल में हर जगह वहाँ पे क्या है जो आई की फैसिलिटीज़ है, आई डॉक्टर हैं या आई विंग जो है मतलब ऑप्थेल्मिक विंग है उसकी क्या है एक स्थापना करना, लोगों को क्या आंखों को डोनेट करने के लिए क्या अवेयर करना। जैसे पहले कैंपेन चलता था जिसमें अमिताभ बच्चन या ऐश्वर्या राय वगैरह जो उसको प्रमोट करते थे कि आप अपनी आइज़ जो है वो क्या डोनेट कर सकते हैं, इस तरह आप जाने के बाद भी क्या है जीवित रहेंगे। तो लोगों में अवेयरनेस पहुंचाना कि मरने के बाद अगर वो अपनी आइज़ जो है उनको डोनेट करेंगे तो लोग जो दूसरे ब्लाइंड लोग हैं उनको क्या है उनकी आंखों की रोशनी आ सकती है। ठीक है, तो जो आई डोनेशन है उसको प्रमोट करना। ठीक है, फिर रिसोर्सेज जो हैं आइस केयर से रिलेटेड रिसोर्सेज जो हैं यानी कि जो डॉक्टर्स हैं नर्सेज हैं उनको क्या है तैयार करना, उनको यानी ऑप्थेल्मिक डॉक्टर्स हैं नर्सेज हैं जो ये रिसोर्सेज हैं इनको क्या है प्रॉपरली ट्रेंड करना और इन्हें तैयार करना। ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है उसे क्या है इम्प्रूव करना। ठीक है, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पार्टिसिपेशन को क्या है बढ़ाना। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है ये इस प्रोग्राम में आ जाएंगी नेशनल, और ये इसी में नहीं ये किसी भी प्रोग्राम में आ जाएंगी। प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट और जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाना, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। ठीक है, रिसोर्सेज जो हैं उनको क्रिएट करना। ठीक, या फिर क्या कहते हैं जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है वो उसको इम्प्रूव करना। ठीक, तो ये क्या है ये नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस जो है वो उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्या है कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स थे जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब आप